हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले तो CD, DVD और BD की तुलना ही करेंगे, यानी कंपैरिजन। ये तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ब्लूरे जो होता है वो ब्लूरे डिस्क होती है। ये तीनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज में गिनी जाती हैं, यानी कि इन तीनों को ही ऑप्टिकल स्टोरेज में शामिल किया गया है। इन तीनों के अंदर डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश की मदद ली जाती है। जैसे लेज़र लाइट जो होती है, उसी से डेटा को पढ़ा जाएगा, उसी से डेटा को लिखा भी जाएगा। तो इसलिए इनको जो है ऑप्टिकल स्टोरेज बोला जाता है। ऐसे स्टोरेज जिनमें डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए प्रकाश की जो है सहायता ली जाती है, प्रकाश का उपयोग किया जाता है, वो जो है आपके सारे के सारे ऑप्टिकल स्टोरेज में गिने जाते हैं। तो यहाँ जो CD, DVD और ब्लूरे, ये तीनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज हैं। इनका हम थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, CD, DVD और ब्लूरे ये तीनों देखने में एक जैसी होती हैं। मतलब इनका जो डायमीटर होगा वो 120 mm, 120 mm और 120 mm। देखने में कोई अंतर नहीं होगा, ना ही इनकी थिकनेस में कोई अंतर होगा। तीनों की थिकनेस सेम होती है, 1.2 mm। लेकिन इन पर जो लाइट होती है, जिससे डाटा को लिखा या पढ़ा जाता है, उन लाइट्स की अलग अलग जो है कलर यूज़ होते हैं। जैसे अगर जो CD है उस पर अगर बात की जाए कि डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए किस लाइट का उपयोग होता है, तो यहाँ जो लेज़र लाइट यूज़ होगी वो होगी अवरक्त प्रकाश, यानी कि इंफ्रारेड लाइट इस पर यूज़ होती है। ऐसे ही अगर DVD की बात की जाए तो DVD पर जो है लाल कलर की लेज़र लाइट का उपयोग होता है, यानी कि रेड कलर की जो है लेज़र लाइट यूज़ होती है। इसके अलावा अगर ब्लूरे की अगर बात करें तो देखिए, ब्लूरे का नाम ही ब्लूरे है, तो इस पर जो है नीली या बैगनी या फिर ब्लू और वायलेट कलर की जो है लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CD पर जो है इंफ्रारेड लाइट यूज़ होगी, DVD पर जो है रेड लेज़र लाइट यूज़ होगी, और बाकी जो ब्लूरे डिस्क है उस पर ब्लू या फिर वायलेट कलर की जो है लेज़र लाइट उपयोग होगी। इसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किस वेवलेंथ की जो है लाइट यूज़ होती है। तो CD पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि 780 nm की जो है लाइट यूज़ होगी। वहीं DVD पर जो है इसका साइज़ कम होता जाता है, यानी कि 635 से लेकर 650 nm तक जो है लेज़र लाइट यूज़ होगी। और ब्लूरे पर सबसे बारीक लेज़र लाइट यूज़ होती है, यानी कि इसको बोलेंगे 405 nm। तो एक बार फिर से देखिए, CD पर जो लाइट यूज़ होगी वो 780 nm की होगी, DVD पर जो लाइट यूज़ होगी वो 635 से लेकर 650 nm तक की हो सकती है, और जो ब्लूरे है उस पर लाइट यूज़ होती है 405 nm की, 405 nm की लेज़र लाइट यूज़ होगी। बाकी अगर डेटा ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो CD का जो डेटा रेट ट्रांसफ़र दर होती है वो होती है 1.2 MB पर सेकेंड। वहीं अगर DVD की बात करें तो इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो होती है 11 MB पर सेकेंड। और जो ब्लूरे है उसका जो है डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है 36 MB पर सेकेंड। ये सेक्शन से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ। इसके अलावा कैपेसिटी की बात की जाती है, यानी कि क्षमता की। तो जो CD है इसकी कैपेसिटी जो होती है यानी क्षमता जो होती है वो 700 MB की होती है। कई बार एग्जाम में जो है 650 MB भी आता है, ये भी गलत नहीं है। तो हम CD की जो कैपेसिटी मानेंगे वो 650 MB से लेके 700 MB तक मान के चलेंगे। इसके अलावा बाई चांस अगर जो है जो ड्यूअल लेयर CD की अगर बात की जाए तो जो आपको साइज़ दिया रहता है जस्ट ड्यूअल लेयर में वो डबल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर 700 MB की CD आपकी है, तो ड्यूअल लेयर में आप जो है लगभग 650 MB को डबल करेंगे तो लगभग 1.3 GB का जो है साइज़ निकल के आएगा। तो ड्यूअल लेयर अगर CD का साइज़ पूछा जाता है तो लगभग 1.3 GB का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है जो DVD है, DVD का साइज़ होता है 4.7 GB सिंगल लेयर में। लेकिन अगर ड्यूअल लेयर की DVD का साइज़ पूछा जाता है तो आप इसे 8.5 GB ड्यूअल लेयर में टिक कर सकते हैं। ऐसे ही सिंगल लेयर जो ब्लूरे है उसका साइज़ होता है 25 GB, और ड्यूअल लेयर जो DVD होती है उसका ब्लूरे होती है उसका साइज़ होता है 50 GB। तो ये साइज़ आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कितने फॉर्मेट आते हैं। तो जैसे CD में देखिए, रोम का मतलब हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, R का मतलब अगर CD के पीछे R लगा हुआ है तो उसे कहेंगे रिकॉर्डेबल, और अगर RW लगा हो तो इसे बोलेंगे रिराइटेबल। ऐसे ही DVD के फॉर्मेट आते हैं, रोम आता है रीड ओनली मेमोरी, R मतलब रिकॉर्डेबल, RW मतलब रिराइटेबल, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DVD के सबसे ज़्यादा फॉर्मेट होते हैं। उसके अलावा फिर जो है ब्लूरे आती है, तो ब्लूरे में R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, और RE और RW का मतलब होता है रिराइटेबल। तो यहाँ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि RE या RW का मतलब क्या होता है,
तो उससे बोला जाता है रीराइटेबल। जनरली जो सीडी या डीवीडी या ब्लूरे होती हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है, उसके बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ स्पेशल सीडी या डीवीडी या ब्लूरे हैं जो मार्केट में आती हैं, जिन्हें जो है रीराइटेबल बोला जाता है। तो इनके डाटा को मिटाकर उन पर फिर से नया डेटा लिखा जा सकता है, इसलिए इनको रीराइटेबल भी बोला जाता है। तो रीराइटेबल तीनों ही फॉर्मेट में अवेलेबल है। सीडी भी रीराइटेबल आती है, डीवीडी भी रीराइटेबल आती है और बीडी भी रीराइटेबल आती है। लेकिन नॉर्मल केस में जो सीडी डीवीडी हम लोग यूज़ करते हैं वो रीराइटेबल नहीं होती, राइट वंस होती है। एक बार लिख दिया उसके बाद आप उसे केवल पढ़ पाएंगे, उसे इरेज नहीं कर पाएंगे। आगे जो हमारा टर्म आएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इससे बोला जाता है अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। देखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे एक निश्चित क्रम में ही लिखा और पढ़ा जा सकता है। जैसे आपने पुराने समय की ऑडियो कैसेट देखी होंगी, उनमें जो सॉन्ग्स होते हैं वो एक के बाद एक चलते हैं और आपको अगर लास्ट वाला सॉन्ग सुनना है तो आगे वाला पहले आपको निकालने पड़ेंगे, सारे सॉन्ग फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। सेम वही पैटर्न यहाँ पर होता है। ऐसी मेमोरी जहाँ डाटा को एक निश्चित क्रम में लिखा या पढ़ा जाए, उस मेमोरी को फिर कहा जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर ये जो आपको है सारे के सारे मैग्नेटिक टेप दिखाए गए हैं। तो मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ कि जो भी मैग्नेटिक टेप होते हैं वो आपके सब सारे के सारे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में गिने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होगा कि आपको जो है अगर इस लोकेशन पर पहुँचना है तो आपको पूरा का पूरा जो है जंप कर करके यहाँ पर आना पड़ेगा। इस तरीके से आप आ पाएंगे, आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं आ पाएंगे। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में यही होता है कि आपको अगर एंड में कहीं पहुंचना है तो आपको सारे के सारे पासेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आप एंड में जा पाएंगे। मतलब एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उनमें जो डाटा आप कहीं से भी जो है किसी भी पॉइंट पे तुरंत जाके डेटा को पढ़ सकते हैं। जैसे आप आजकल जितनी मेमोरी होती है जैसे पेन ड्राइव है या जो सीडी है या हार्ड डिस्क है, आप डाटा कहीं पर भी क्लिक करके अपने डाटा को पढ़ पाते हैं। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता। उसमें डेटा को पढ़ने का एक निश्चित क्रम होता है, उसको उस क्रम को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप उस डेटा तक पहुंच सकते हो। तो सीक्वेंशियल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होगी जिसमें डेटा को पढ़ने और लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम को फॉलो करके ही आप उस डेटा को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो जनरली सारी मेमोरियां जो है रैंडम एक्सेस होती है, यानी कि उनमें डाटा आप कहीं से भी लिख पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होता है ये सीक्वेंशियल एक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब भी एग्जाम में आपके पास आएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस है या क्रमिक एक्सेस मेमोरी का उदाहरण या अनुक्रमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो आपका जो उसमें जवाब आपको मैग्नेटिक टेप मिल रहा होगा और आपको वहीं वहाँ पर टिक कर देना है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो ऐसी मेमोरी जिसमें एक निश्चित क्रम में डाटा को लिखा या पढ़ा जाए वो अनुक्रमिक हो जाती है, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हो जाती है। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो जो है मैग्नेटिक टेप है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉलेटाइल मेमोरी की। ये भी एक टर्म होता है, जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का जो है शब्द कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, वैसे ही एक शब्द मिलता है वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो स्टूडेंट्स को यही होता है कि वॉलेटाइल में हिंदी में वॉलेटाइल को अस्थायी बोलते हैं जबकि नॉन वॉलेटाइल को स्थायी बोलते हैं। अब स्टूडेंट करते क्या है कि नॉन को यहाँ पर आ लगा देते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है उसको अस्थायी मेमोरी कहा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉलेटाइल जो है अस्थायी मेमोरी होती है। अब होता क्या है वो समझिए। देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होगी जिसको डाटा याद रखने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब तक वो डेटा को याद रखेगी जब तक उसे पावर मिल रहा होगा। जैसे ही हम पावर सोर्स हटाएंगे वो अपना सारा डेटा को भूल जाएगी या उसका सारा डेटा मिट जाता है। तो ऐसी जितनी मेमोरियां हैं जिनको डाटा याद रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, जैसे ही हम उसका पावर सोर्स हटाते हैं उनका डाटा मिट जाता है, वो आपकी कहलाएंगी वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो रैम है। रैम के अंदर जब तक डाटा रहता है, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, जैसे ही जो है कंप्यूटर को बंद किया जाता है रैम का डाटा पूरी तरह से मिट जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसी कोई भी मेमोरी जिसको डाटा को याद रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, जैसे ही पावर सोर्स को हटाया जाएगा उसका डेटा मिट जाएगा, वो वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहलाती है। तो रैम इकलौती ऐसी मेमोरी है जिसका पावर सोर्स हटते ही उसका डेटा मिट जाता है। तो रैम हमेशा वॉलेटाइल का एग्जाम्पल रहेगा, यानी कि अस्थायी मेमोरी रहेगी। रैम को छोड़कर बाकी जितनी मेमोरियां होती हैं वो सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल होती हैं।
अब नॉन वॉलेटाइल होती है वो क्या होती है वो समझिए। तो ऐसी मेमोरी जिनको डाटा याद रखने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती, पावर मिले ना मिले उनके अंदर डाटा हमेशा रहेगा। जैसे पेन ड्राइव है, आपने एक बार डाटा उसके अंदर रख दिया तो हमेशा रखा रहता है। जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे सीडी है, जैसे डीवीडी है, जैसे एसएसडी है, ये सारी की सारी मेमोरी जो है, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है ऑलमोस्ट सभी जो है, सभी की सभी जो है नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। इनमें डाटा एक बार रख दिया गया तो डेटा मिटता नहीं है। तो ये सारी की सारी मेमोरी है जिनमें आपको पावर सोर्स की जरूरत नहीं है, डाटा उनके अंदर हमेशा रखा रहेगा, वो सारी की सारी आपकी जो है वॉलेटाइल मेमोरी, सॉरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाएंगी, यानी कि स्थायी मेमोरी कहलाएंगी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, देखिए सारी की सारी मेमोरियाँ जो हैं हमेशा नॉन वॉलेटाइल होती हैं, केवल रैम को छोड़कर। अब देखिए रैम और रोम दोनों प्राइमरी में आती हैं, लेकिन प्राइमरी में होने के बाद भी रैम जो है वो वॉलेटाइल होती है, जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, रैम और रोम, लेकिन जो रैम है वो वॉलेटाइल हो जाती है और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल हो जाती है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं, यानी कि स्थायी होती हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है वो वॉलेटाइल होगी और जो रोम होगी वो नॉन वॉलेटाइल होगी। या आप सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ याद करने का, रैम को छोड़कर बाकी सारी की सारी मेमोरियाँ जो है वो नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थायी होती हैं, केवल रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। पावर हटतेगा जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा रैम का डाटा पूरी तरह से मिट जाता है। आप अगर इतना भी याद कर लेंगे तो आपके सारे आंसर सही लगने शुरू हो जाएंगे इस सेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा और समझते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में मेमोरी में अंतर, आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यही है वॉलेटाइल मेमोरी का कि इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक इसे पावर मिल रहा हो, यानी कि जैसे ही पावर हटेगा वॉलेटाइल मेमोरी का इसका डाटा मिट जाएगा। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का जो बेसिक अंतर है कि इसमें जो है पावर हटाने पर भी डेटा सेव रहता है। नेक्स्ट है इसमें जो वॉलेटाइल मेमोरी है इसमें डाटा अस्थायी रूप से सेव रहता है और इस कारण इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से सेव रहता है, इसलिए इस कारण इसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। जो वॉलेटाइल मेमोरी है उसमें डाटा स्थायी रूप से सेव नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो तेज होती है। नॉन वॉलेटाइल की तुलना में वॉलेटाइल मेमोरी काम करने में तेज होती है। जैसे हार्ड डिस्क की तुलना में रैम तेज होगी, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और वहीं जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो धीमी होती हैं। जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होंगी वो सारी स्लो होंगी वॉलेटाइल की तुलना में। अब बात करते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी कैपेसिटी कम होती है और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है, उनकी कैपेसिटी जो डाटा रखने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। वॉलेटाइल मेमोरी के जो एग्जांपल हो जाएंगे वो आपके रैम हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। इसके बाद जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो हो जाएंगी आपकी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। इसके बाद बात करते हैं हम आगे पार्टीशन एंड फॉर्मेटिंग की। तो देखिए पार्टीशन और फॉर्मेटिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पार्टीशन क्या होते हैं। तो देखिए जनरली आप सभी ने हार्ड डिस्क कंप्यूटर चलाया होगा, तो कंप्यूटर के अंदर आप जब माई कंप्यूटर में जाते हैं तो आप अपनी हार्ड डिस्क को पार्टीशंस के रूप में देखते हैं। वहाँ आपको सी ड्राइव दिखती है, डी ड्राइव दिखती है, ई ड्राइव दिखती है, जो भी ड्राइव्स होती हैं आपको वहाँ पार्टीशन के रूप में दिख रही होती हैं। अब पार्टीशन बनाने का मेन जो प्रमुख उद्देश्य होता है, मेन जो है गोल होता है वो ये होता है कि डाटा को मैनेज करके रखना। पार्टीशन अगर नहीं बनाएंगे तो डाटा एक ही जगह बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसे मैनेज करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ओएस को जो है दूसरे डाटा से थोड़ा अलग करना, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो को तो डाटा से थोड़ा अलग करना, इसलिए भी पार्टीशन बनाए जाते हैं। तो पार्टीशन बनाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो डाटा को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है, दूसरा क्या है ओएस को अलग रखना है बाकी सारे डेटा से। तो जनरली आपकी जो है हार्ड डिस्क है वो उस पर पार्टीशन बनाए जाते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर, और किसी हार्ड डिस्क के पार्टीशन को आप कहाँ देख सकते हैं, माई कंप्यूटर में, वो भी ड्राइव के रूप में। जैसे आपका सी ड्राइव है या डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, ये आपके पार्टीशन होते हैं हार्ड डिस्क के, जो आपको माई कंप्यूटर में दिख रहे होते हैं। तो अब यहाँ और आगे बात करें, जैसे यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा है, एक ये न्यू ड्राइव है, ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर पार्टीशन अब बनाते हैं तो अलग अलग ट्रैक और सेक्टर मिलकर अलग अलग पार्टीशंस को बना देते हैं, और जब फॉर्मेट कराया जाता है किसी ड्राइव को तो उस पर और ज़्यादा सेक्टर वगैरह बन के आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक इमेज बताई गई है जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हाल फिलहाल समझते हैं कि पार्टीशन कितने टाइप के होते हैं।
तो जो हार्ड डिस्क होती है उसमें पार्टीशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन और तीसरा होता है लॉजिकल पार्टीशन। अब ये तीनों पार्टीशन होते क्या हैं, पहले उसको समझ लीजिए। तो देखिए, पहला समझते हैं हम प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन क्या होगा? तो किसी भी हार्ड डिस्क के ऊपर ऐसा पार्टीशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनता है, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में बनता है। ऐसे आपका जनरली जो 99% केस में किसी हार्ड डिस्क पर जो सी पार्टीशन होता है, पहला पार्टीशन होता है, वो आपका हमेशा प्राइमरी पार्टीशन होता है। ऐसा पार्टीशन जिस पर जनरली विंडो लोड की गई है और जिस पर MBR होगा, वो हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन कहलाएगा प्राइमरी पार्टीशन। किसी जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए यानी कि विंडो लोड करने के लिए इस पार्टीशन का एक्टिव होना आवश्यक है। तो किसी भी हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन होता है और MBR भी प्राइमरी पार्टीशन पर ही होता है। जैसे यहाँ आपको ये इमेज दिख रहा है, इसमें जो C ड्राइव है ये प्राइमरी पार्टीशन है, ये वाले जो सेक्शन है ये प्राइमरी पार्टीशन है। तो किसी कंप्यूटर की विंडो वगैरह जो होती है या विंडो जो होती है वो हमेशा C पर ही लोड की जाती है नॉर्मल केस में, और वही आपका प्राइमरी पार्टीशन भी हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो समझना है, दो चीज़ें अच्छे से समझनी है कि MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड प्राइमरी पार्टीशन पर ही होता है, और दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि किसी कंप्यूटर को बूट कराने के लिए प्राइमरी पार्टीशन का एक्टिव होना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। अगर प्राइमरी पार्टीशन एक्टिव नहीं होगा तो कोई कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन की। एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होता है? तो कई बार जैसे आप मान लीजिए आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क और आपने पहला पार्टीशन 100 का बना लिया, तो जैसे ही आपका प्राइमरी पार्टीशन बन जाएगा उसके बाद जो भी हार्ड डिस्क पर स्पेस बचेगा उसे हम कह सकते हैं कि वो एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है। प्राइमरी पार्टीशन आपको माई कंप्यूटर में देख सकते हैं और एक्सटेंडेड पार्टीशन कभी भी माई कंप्यूटर में नहीं दिखता। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो आप पार्टीशन बनाते हो, जैसे जनरली क्या होता है, जो पार्टीशन बनते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर उन्हें कहा जाता है लॉजिकल पार्टीशन। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपका जो यहाँ पर पहला जो पार्टीशन सी वो प्राइमरी पार्टीशन है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है इसको एक्सटेंडेड पार्टीशन माना गया है, और इस एक्सटेंडेड के अंदर फिर जो है 2 लॉजिकल पार्टीशन बनाए गए हैं। तो ओवरऑल आपको माई कंप्यूटर में जो दिखेंगे वो आपको केवल प्राइमरी पार्टीशन दिखेगा और लॉजिकल पार्टीशन दिखेगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन माई कंप्यूटर के अंदर नहीं दिखते, ये केवल माने जाते हैं कि सारे लॉजिकल पार्टीशन मिलकर आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन बना रहे हैं। तो प्राइमरी पार्टीशन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा पार्टीशन जो कंप्यूटर को चालू होने के लिए ज़रूरी है, जिस पर MBR है और जो एक्टिव है, वही प्राइमरी पार्टीशन है। इसके अलावा प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद जो भी स्पेस बचेगा वो आपका हार्ड डिस्क पर बचेगा एक्सटेंडेड पार्टीशन, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर बनाए जाएंगे लॉजिकल पार्टीशन। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्राइमरी पार्टीशन में ऐसा पार्टीशन जिस पर MBR होता है, जो एक्टिव होता है, प्राइमरी पार्टीशन कहलाता है। किसी हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन प्राइमरी होता है। किसी कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए पार्टीशन को एक्टिव होना आवश्यक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी पार्टीशन के जो है डिटेल थी। इसके बाद बात करते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन की। तो प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद बचे हुए भाग को एक्सटेंडेड पार्टीशन कहा जाता है। यह माई कंप्यूटर में ड्राइव के रूप में नहीं दिखता है। और तीसरा है लॉजिकल पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन बनाए जाते हैं। तो जनरली 2 ही पार्टीशन आपको माई कंप्यूटर में दिखेंगे, प्राइमरी पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्राइमरी पार्टीशन होता है, जिस पर विंडो लोड की जाती है, जिस पर MBR होता है, वो आपका जो है प्राइमरी पार्टीशन कहलाएगा। अब अगर पार्टीशन की हम और आगे बात करें तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे पार्टीशन की शुरुआत हमेशा C से होती है। आप कभी भी माई कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको जो पार्टीशन दिखेंगे वो हमेशा C ड्राइव से शुरू होंगे। A और B को फ्लॉपी ड्राइव के लिए आरक्षित रखा गया, यानी रिजर्व रखा गया है। मतलब आपके कंप्यूटर में जब भी आप फ्लॉपी ड्राइव अगर लगाते हैं, वैसे तो आजकल बंद हो गई, पर फिर भी अगर आप फ्लॉपी ड्राइव लगवाते हैं तो आपके सिस्टम में A और B ड्राइव जो है फ्लॉपी के रूप में दिखेंगी। तो आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन होगा वो हमेशा C से दिखेगा किसी कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, किसी ड्राइव के लेटर को छुपाया या बदला जा सकता है। अगर आप चाहें कि आपकी C ड्राइव को आप जो है D बनाना चाहते हैं या D को E बनाना चाहते हैं तो ये विंडो के अंदर पॉसिबल है। किसी भी ड्राइव के लेटर को छुपाया भी जा सकता है या उसके नाम जो ड्राइव का लेटर है उसको बदला भी जा सकता है। जो पार्टीशन का नाम होता है उसे पार्टीशन लेबल के नाम से जाना जाता है और इसे भी बदला जा सकता है। आप माई कंप्यूटर में जाके पार्टीशन का लेबल बदल सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि पार्टीशन बनाने के लिए FDisk, डिस्कपार्ट या अन्य पार्टीशन टूल की आवश्यकता होती है। जब हम कंप्यूटर में विंडो लोड कर रहे होते हैं तो उस समय हम पार्टीशन बना सकते हैं। हमें आज़ादी होती है उस समय हार्ड डिस्क के पार्टीशन को
बनाने की। तो इसके अलावा विंडो के अलावा आप कई और टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप किसी कंप्यूटर में पार्टीशंस को बना सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, एफ डिस्क है, डिस्क पार्ट है, या फिर जो है अन्य पार्टीशन टूल्स हैं। तो पार्टीशन मैनेजर के नाम से भी कई सारे टूल्स आते हैं, जिनकी मदद से आप जो है पार्टीशंस बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग की। तो देखिए, केवल पार्टीशन बनाने से कोई भी स्टोरेज डाटा को रखने के लिए तैयार नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि केवल कोई पर्टिकुलर ज़मीन खरीदने से आप जो है उस पर घर रहने के लिए वो ज़मीन तैयार नहीं हो जाती, आपको उस पर घर बनाना पड़ता है। ऐसे ही किसी पार्टीशन को केवल जो है बना देने से उस पर डाटा नहीं रखा जाता। किसी भी स्टोरेज को डाटा रखने के लिए तैयार करने के लिए उसे फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने से क्या होता है, उस स्टोरेज पर कई सारे ब्लॉक, डेटा ब्लॉक बन जाते हैं, जिन पर डेटा को फिर रखा जा सकता है। टेबल टाइप में ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिन पर डाटा को फिर रखा जा सकता है। तो जनरली फॉर्मेटिंग का जो काम होता है वो ये होता है कि उस पर किसी स्टोरेज को डाटा रखने के लिए तैयार करना, ये काम होता है फॉर्मेटिंग का। और फॉर्मेटिंग के लिए जरूरत पड़ती है फिर फाइल सिस्टम की। बिना फाइल सिस्टम की किसी भी स्टोरेज को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। तो फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्ड में फॉर्मेटिंग का मतलब अलग होता है, लेकिन अगर आप किसी स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज पे फॉर्मेटिंग का मतलब अलग होता है। इस फॉर्मेटिंग के द्वारा किसी भी स्टोरेज पर एक नए ब्लॉक बनते हैं, जिन पर डाटा को रखा जा सकता है। अब फॉर्मेटिंग का एक उपयोग और है, अगर मान लीजिए किसी स्टोरेज पर डाटा रखा हुआ है और अगर आप उसे फॉर्मेट करते हैं तो उस पर भी नए ब्लॉक बनेंगे, और नए ब्लॉक बनने का मतलब ये होता है कि पुराने वाला ब्लॉक मिटेंगे, यानी कि उनका डाटा मिट जाएगा। तो फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि किसी स्टोरेज को डेटा रखने के लिए तैयार करना, या डेटा रखने के लिए तैयार करने के लिए बनाना। तो ऐसे केस में अगर किसी स्टोरेज पर पहले से डेटा है तो फॉर्मेटिंग करने से उसका डेटा मिट जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल पढ़ के सुनाता हूँ। किसी भी स्टोरेज या पार्टीशन को डेटा रखने के लिए तैयार करना पड़ता है, ऐसा उसे फॉर्मेट करके किया जाता है। किसी स्टोरेज को फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना फॉर्मेटिंग के किसी स्टोरेज पर डेटा को नहीं रखा जा सकता। फॉर्मेटिंग के द्वारा स्टोरेज पर ब्लॉक बनते हैं, जिन पर डेटा को रखा जा सकता है। यदि किसी स्टोरेज पर डेटा को रखा हो तो उसे फॉर्मेट करने से उसका डेटा मिट जाएगा। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेटिंग करने से किसी स्टोरेज पर नए ब्लॉक बनते हैं, जहां पर डाटा को रखा जा सकता है। अगर यदि पहले से ही डाटा रखा हुआ है तो फॉर्मेट करने से फॉर्मेटिंग करने पर डाटा मिट जाएगा। और फॉर्मेट करने के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती है फाइल सिस्टम की। और फाइल सिस्टम जो है, यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे फैट को बोला जाता है फाइल एलोकेशन टेबल। इसके अलावा फिर अगला फाइल सिस्टम है एक्सफैट, इसे बोला जाता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब ये तीनों जो फाइल सिस्टम है, इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। जनरली आपको ये तीनों विंडोज़ में देखने को मिल सकते हैं। विंडोज़ OS अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तीनों जो है फाइल सिस्टम आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो है फैट, एक्सफैट और NTFS, इन तीनों को ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, VFS, वर्चुअल फाइल सिस्टम, HPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, और UDF, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। ये सारे के सारे जो है फाइल सिस्टम है। अलग अलग स्टोरेज पर और अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग फाइल सिस्टम का उपयोग होता है। जनरली हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, इसलिए हमें जो है फैट या NTFS देखने को मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे OS में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ दूसरा फाइल सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। अब और थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। अगर आप देखना चाहें तो किसी भी अपने पार्टीशन पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको कई सारे फाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे। या आप प्रैक्टिकल तौर पर आप किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते समय भी आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर फाइल सिस्टम चुनने की आज़ादी मिलती है। तो जनरली किसी स्टोरेज को फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ में जो है जनरली हम जो है आजकल जो नई विंडो आ रही है उनमें हम जो NTFS देखते हैं, उससे पहले जो पुराने समय में थी वो फैट फाइल सिस्टम का उपयोग होता था। और हम जानते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि फैट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। यह फाइल सिस्टम कन्वर्जन को सपोर्ट करता है। कन्वर्जन का मतलब यह है कि फैट एक पुराना फाइल सिस्टम है, अगर हम चाहें तो इसे NTFS यानी कि नए वाले फाइल सिस्टम में बदल सकते हैं।
फैट फाइल सिस्टम की एक कमी है कि इस पर आप 4 GB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं रख सकते। जैसे आजकल डाटा बहुत बड़ा हो गया है और आपके पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फाइल है 10 GB की या 15 GB की, और अगर आपका किसी स्टोरेज का फाइल सिस्टम जो है फैट है तो उस पर जो है आप 4 GB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं रख पाएंगे। वो स्टोरेज मना कर देगा, डेटा कब बताएगा, कुछ भी बताएगा, आपको एरर बताएगा। लेकिन आप जैसे आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप पेन ड्राइव को फैट में फॉर्मेट करिए और उस पर सिंगल फाइल फिर जो है आप 4 GB से बड़ी फाइल आप एक सिंगल फाइल उस पर रखने की कोशिश करेंगे तो उस पर वो फाइल नहीं जाएगी। तो अगर आपको कभी ऐसी दिक्कत आती है तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी पेन ड्राइव को जो है NTFS में फॉर्मेट कर लें, फिर उस पर बहुत बड़ी फाइल जा सकती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैट द्वारा कितनी बड़ी फाइल को समर्थित किया जाता है, कितनी बड़ी फाइल को सपोर्ट किया जाता है। तो फैट जो है 4 GB से ज़्यादा बड़ी फाइल को सपोर्ट नहीं करता है। अगला है फैट के 3 प्रकार होते हैं, फैट 12, फैट 16 और फैट 32। फैट 12, 16 और 32 फैट के 3 टाइप होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फैट में जो फाइल का नाम होता है वो 8.3 टाइप में लिखा जाता है, 8.3 फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो फाइल का नाम होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा और फाइल के जो एक्सटेंशन के कैरेक्टर होंगे वो 3 कैरेक्टर होंगे। एक्सटेंशन में आपको आगे जाके सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊंगा कि एक्सटेंशन क्या होते हैं। अभी आपको बस इतना बताया था, जैसे आप कोई वर्ड की फाइल है तो उसके पीछे लगा हो .docx लिखा होगा, या कोई सॉन्ग की फाइल है तो पीछे MP3 लिखा होता है, जो पीछे डॉट के बाद जो लगा होता है वो एक्सटेंशन होता है। तो वही यहाँ बताया गया कि फैट फाइल सिस्टम में जो नाम लिखा जाता है फाइल को वो 8.3 फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि आगे का नाम जो है 8 कैरेक्टर और पीछे का जो नाम होगा वो एक्सटेंशन होगा वो 3 कैरेक्टर में लिखा जाएगा। इसके बाद जो है फैट फाइल सिस्टम में जो नाम होते हैं वो ASCII कैरेक्टर में लिखे जाते हैं, यानी कि जो कीबोर्ड पर आपको जितने भी कैरेक्टर अवेलेबल हैं उनसे लिखे जाते हैं। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि किस किस का कैरेक्टर का उपयोग जो है फाइल के नाम में नहीं किया जाता। तो यहाँ जो डॉट है, कॉट मार्क है, बाकी स्लैश है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर जो है जो ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद कॉलन, सेमी कॉलन, पाइप और इक्वल साइन, इनका उपयोग जो है किसी फाइल के नाम में फैट सिस्टम के अंदर नहीं किया जाता। अगर आप किसी फाइल का नाम लिखने जा रहे हैं और इनमें से इन कैरेक्टर का उपयोग करेंगे तो वो फाइल के नाम में एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ नाम जैसे कॉन, ऑक्स, com1, com2, com3, com4, LPT1, LPT2, LPT3, PRN और नल, इस नाम के फोल्डर फैट फाइल सिस्टम में नहीं बनते हैं। अगर आप इस नाम के अगर फोल्डर बनाने की कोशिश करेंगे फैट फाइल सिस्टम में तो ये इस नाम के फोल्डर नहीं बनेंगे, इन नामों को आरक्षित रखा गया है। तो कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस नाम को आरक्षित रखा गया है फैट फाइल सिस्टम में। तो ये सारे नाम हैं कॉन, ऑक्स, कॉम, LPT और PRN और नल। इस तरह के अगर आप फोल्डर बनाने की कोशिश करेंगे तो फैट फाइल सिस्टम में ये फोल्डर नहीं बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि NTFS एक नए प्रकार का फाइल सिस्टम है, इसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इसकी जो सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो फैट यहाँ पर फिर से आपको पढ़ देता हूँ कि NTFS एक नए प्रकार का फाइल सिस्टम है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। फैट की तुलना में ये अधिक सुरक्षित है और इसका जो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है वो 0.07H होता है। ये भी कई बार एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग से जो है बता दिया। और फैट NTFS एक नए तरह का फाइल सिस्टम है और फैट की तुलना में अधिक सुरक्षित है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो जैसे आपका फैट जो था वो मैक्सिमम 4 GB की फाइल को सपोर्ट कर रहा था, वैसे ही जो NTFS है वो जो है मैक्सिमम 16 EB यानी कि 16 एक्साबाइट की फाइल को सपोर्ट करता है, यानी कि बहुत बड़ी फाइल को ये सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि ऑप्टिकल स्टोरेज में UDF फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे फाइल सिस्टम थे